रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से बड़ी खबरें आपके सामने आज हम लेके आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमने आपको एक ट्वीट भी दिखाना और सुनवाना है। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को तलब किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ के सहाफ़ी क्या बात कर रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा बच्चों के साथ घुल मिल जाती हैं, लेकिन इसके अंदर तशहीर का एलिमेंट भी है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। वाशिंगटन के अंदर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उसके ऊपर बैनुल-अक़वामी तौर पर तजिया निगार क्या सोच रहे हैं। अफ़गान निकला, मुराद ये नहीं है कि सारे अफ़गान दहशतगर्द हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी हो रही है, उसके ऊपर हम बहस आपको सुनवाएंगे। NFC के जो पैसे हैं सिंध में जाते हैं तो कहाँ पे जाते हैं, शाज़िया मरी साहिबा हमें बात करेंगी। और कल जो रेहाम खान ने एक वीडियो रिलीज़ की उसका भी बिलवास्ता वो हवाला देंगी। लेकिन बड़ी स्टोरी हमारी एक सियासी भूचाल से मुतल्लिक है जो आज असम्बली के अंदर आपको नज़र आया। बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि शायद उनकी पार्टी के जो दिन हैं असम्बलियों के अंदर भी कम रह गए हैं। इससे मुराद ये ली जाती है कि शायद वो रिज़ाइन करना चाहते हैं। स्पीकर साहब ने बहरहाल इस्तदा की कि आप हमसे आके बात करें। मेहमानों का तारुफ करवाते हैं, फिर आपको 2 वीडियोज़ दिखाएंगे, फिर बात का आगाज़ करेंगे। हमारे पास राना आतिफ साहब रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, फैसलाबाद को रिप्रेजेंट करते हैं, PTI को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे पास सेंटर ज़मीर हसन घुमरो साहब पीपल्स पार्टी के सेंट्रल लीडर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से द लीगल ही इज़ ऑल्सो सिटिंग विद अस। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। स्पीकर साहब की जरा वीडियो सुन लेते हैं जी, देखें उन्होंने क्या कहा और साथ बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट भी। गो अहेड। आपके लीडर कहते हैं कि जी हिंदुस्तान से बात करो, अफगानिस्तान से बात करो। हमसे तो बात करने को तैयार नहीं। मैं बार बार ऑफर दे रहा हूं, तो मेरे पास तो फिर इसका कोई जवाब नहीं। मुझे लगता है ये लोग जो आपके साथ बैठे हैं, आपको हमारे लीडर का पता है। मुझे यूं लग रहा है कि हमार सबका आपके साथ इस ईवान में बैठने के दिन तोड़े ही रह गए, मुझे यूं लग रहा है। आज़ाद साहब रिजाइन कर रहे हैं पार्टी सीट से? देखिए वो तो अभी टाइम आएगा तो उस पर भी फैसला हम कर लेंगे। देखिए बुनियादी नुक्ता है क्या। देखिए बुनियादी नुक्ता ये है कि देखिए बात तो एक ही है और वो बात हम बार बार दोहराते रहेंगे। वो बात ये है कि ये 17 सीटों वाली जमात को जब आप इक़्तिदार देंगे, जब इक़्तिदार पे बैठेंगे तो ये मुल्क में इसी किस्म का पॉलिटिकल क्योस होगा, इसी किस्म की को नजर आता है। ये क्योस ही है ना। आप मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर को 3 हफ्ते हो गए हैं जो आपके जेल में, मतलब कोर्ट ऑर्डर है, आप कहते नहीं मानते, हमें पता है ये कोर्ट ऑर्डर किसी को नहीं मानते, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं, कोई चीज़ नहीं है। ये कह दें ना भी क्या नहीं मुलाकात करानी, ये कह दें ना आपको एक ये कह दें कि मुलाकात नहीं करवानी। हाँ मैं देखिए ना, एक सूबे का CM है, वो आज 8वीं दफ़ा आज वहाँ बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है। मुझे आज बात बताएं, अगर आप ये स्पीकर साहब का आपने एक क्लिप दिखाया, भाई आपकी बातों से है, सिर्फ आपके साथ वैसे ही बैठ जाए। आप एक मुलाकात नहीं आप करवा सकते, आप एक मुलाकात नहीं करवा सकते जो कि एक लीगल राइट है। ना फैमिली की मुलाकात हो रही है, ना लॉयर्स की मुलाकात हो रही है, ना सूबे के चीफ मिनिस्टर की मुलाकात हो रही है। जब मुलाकातें हो रही थी तो उस वक्त आप इनके साथ बैठ रहे थे? नहीं देखिए वो हमारा राइट है। अगर वो नहीं, अगर हम नहीं बैठना चाहते, देखिए आप 2 चीजों को मिक्स ना करें। हम ऑपोजिशन में इनके साथ नहीं बैठना चाहते, अलग-अलग डील करते। आप इनके साथ बैठना चाहते हैं, इस बात से कतई तक मुलाकात है। मेरी बात मैं देखिए, अगर हम नहीं भी बैठना चाहते, हम ऑपोजिशन है, ठीक, ये कोई हमारे लिए कोई ये लाजमी है कि हम इनके साथ बैठे या ना। मुलाकात हो तो बैठे हैं, मुलाकात ना हो तो उससे अलग चीज है। तो आपकी प्राइमरी डिमांड है कि मुलाकात जब तक नहीं होगी मामला तय नहीं होगा। देखिए अगर आप देखिए, मैं मफरूजे को ले देते हैं। देखिए अगर हम इस मफरूजे को ले लें कि अपने पॉलिटिकल टेम्परेचर को आपने नीचे लेके आना है, आप चाहते हैं कि पॉलिटिक्स नॉर्मलाइज हो, ठीक है ना, यही मुलाकात हमसे और क्या करनी है, उन्होंने मुलाकात ही करनी है इसलिए ताकि पॉलिटिक्स नॉर्मलाइज हो, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, ठीक है। तो उसका जो बेयर मिनिमम है वो क्या हो सकता है? ठीक, वो बेयर मिनिमम ये हो सकता है कि मुल्क का जो सबसे बड़ा लीडर इमरान खान है, जिसको उन्होंने 3 या 4 नवंबर के बाद 3 हफ्ते हो गए हैं। मैं आपको कहता हूं, मुझे अब रिकॉर्ड दिखा दें कि कभी किसी छोड़े आम कैदी का, किसी इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर को कोई एक्सेस ना दी जाती है। और उसकी रीजन क्या है? होल्ड ऑन टू योर पॉइंट। ये अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है, बेमिसाल है कि ऐसी हरकत किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, बड़े किसी लीडर या किसी के साथ भी हुई हो। थैंक यू वेरी मच। मैं आम तौर पे अफराद पे तो बात करता नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे जवाब देना है इसका। मैं इस बात के हक़ में नहीं हूँ कि पाकिस्तान में 2 कानून हों। किसी पार्टी का सरबराह है या साबिक़ वज़ीर आज़म है या किसी के बकौल वो सबसे मशहूर है, तो उसके लिए कानून और हो, औरों के लिए और हो। पाकिस्तान का जेल मैनुअल बताता है कि 15 दिन में एक मुलाकात होगी। वो होगी कहाँ? जो ला ये कहता है कि वो जंगलों के पीछे होगी, ठीक। जेल में 15 दिन में एक, जी जंगलों के पीछे। मैं जेलर रहा हूँ एज ए DC, मुझे पता है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ईमानदार जजों ने जब ये पिटीशन गई, मैं खुल के बता रहा हूँ, वो बेल मैनुअल पढ़ के सुनाया अटॉर्नी जनरल ने, जो इनका भी दोस्त है और मेरा भी दोस्त है। मैंने कहा एक तरफ रखो इसको। यस, ये अल्फाज थे जज के। मैं एक जिम्मेवार प्रैक्टिसिंग वकील हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जो सहूलतें उसको मिली, जो भी मुलाकात थी, सब गैर कानूनी है जो उसको दी गई हैं। ये जो हफ्ते में 2 होती है गैर कानूनी? बिल्कुल गैर कानूनी है। कितने मुलजमों को और होती है? अच्छा, अब मिसाल पे आ जाए, जितनी आवाम के हक में लिखा हुआ है उतनी देनी चाहिए। अगर हुकूमत नहीं देती मैं हुकूमत पे शदीद तरकीब करूंगा। ठीक। एक बात हो, मैं वकील था शायद खकान अब्बासी का, उस दिन मैंने हाई कोर्ट में भी कही थी सलमान साहब को, राजा साहब, मुझे 2 महीने में एक मुलाकात मिलती थी। 2 महीने में एक मुलाकात? जी। और उसकी बहन थी, सादिया बैरिस्टर है, वो भी, उसकी बीवी भी। हम सबको आधा घंटे देते थे। मैं, उसकी बहन सादिया, डिप्टी जो था उसके कमरे में बैठते थे, उसकी बीवी, उसके बच्चे 15 मिनट मिलते थे। मैं उसका केस कर रहा था जो झूठा था, जो इनकी अपनी हुकूमत में ख़त्म हो गया, जिसके अंदर 8 महीने गरीब वो जेल रहा। इसमें इमरान खान ने क्या कुछ नहीं, इमरान खान बराह रास्त मॉनिटर करते थे। और अभी शहजाद साहब ने, जो बैरिस्टर साहब हमारे दोस्त थे, भी वीडियो जारी की है, आप नेट पे पढ़िए। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम से कहा था कि एहसन इकबाल का, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, अगर इमरान खान का जितना पाकिस्तान के जेल मैनुअल में हक है उतना देना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ भी उससे है वो उससे छीन लेना चाहिए। कमर साहब, जरा आप फरमाइएगा, आपकी पार्टी ने बड़ी सहूलतें बर्दाश्त की हैं और आपका भी लॉ का एक पर्सपेक्टिव है। आपके ख्याल में ये करें कि पॉलिटिकल टेम्परेचर भी डाउन करना है ना, तो उसको डाउन करने के लिए करवा दें मुलाकात, हफ्ते में 2 करवा दें, क्या हर्ज है? देखिए, ये मेरे ख्याल से मैं इससे डिसएग्री नहीं करता कि उसकी मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन जेल मैनुअल या जेल की जो है जुरिसडिक्शन वो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, उसको फेडरल गवर्नमेंट इवन डायरेक्शन भी नहीं दे सकती। लेकिन ना एक ही जमात की हुकूमत है ना, एक ही जमात है, उसमें हो सकता है, लेकिन जेल मैनुअल में कम मीटिंग्स होती हैं और नॉर्मली जो है वो जो पॉलिटिशियंस अंदर होते हैं उनको जो है वो सहूलतें मिलती हैं। जैसे ज़फ़रुल्लाह साहब ने कहा कि उनको ज़्यादा सहूलतें मिलती हैं और पॉलिटिशियंस से एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हम यहाँ से गवर्नमेंट भी चलाएं और यहाँ से हमें सहूलत भी मिले। लेकिन हमारे लीडर्स को कोई सहूलत, इवन आसिफ जरदारी साहब को डायबिटिक थे, वो फ्रिज नहीं देते थे कि उसमें दवाई रखे ड्यूरिंग द इमरान ईरा, और ये सूरत हाल थी। और नैब और FIA के ज़रिए गवर्नमेंट चलती थी और जो है वो इतनी विक्टिमाइजेशन थी। 2 गलत एक चीज को सही साबित जाने से पहले पार्लियामेंट के अंदर की बात कर लूं। ये उन्होंने कहा जी कि आप उस बात को छोड़ें, आपके पास कोई ताकत नहीं है। वो 17 क्या आप सीटों वाली कहते हैं, ये 7 सीटों वाली जो भी कहते हैं, वो तो इनकी है ना। हाँ, वो इनका बयानी है। किन की है? इनका बयानिया है ना, इनका बयानिया है। आपके ख्याल में वाकईतन पार्लियामेंट के अंदर से कोई सोल्यूशन निकल सकता है? ये तो जो मुझे लगता है बैरिस्टर गौहर साहब वो तो छोड़ के जाने वाले हैं। अगर इमरान खान ने कह दिया कि वो छोड़ दें तो छोड़ देंगे। मेरे ख्याल में कि इनको पार्लियामेंट तो हमेशा एक फोरम रहा है, पहले भी ये इंगेज रहे हैं पार्लियामेंट के साथ, ये पहली मरतबा नहीं है। पहले भी इस पर स्पीकर साहब की सरबराही में जो है कमेटीज आपकी इनको एडवाइस क्या होगी? मेरे ख्याल में इनको एंगेज रहना चाहिए। और हम ये नहीं कहते बिल्कुल जो है वो उनको आसानी नहीं मिलनी चाहिए या उनको मुलाकात नहीं होनी चाहिए, हम इसके कतन खिलाफ हैं, क्योंकि हमने जेल की सहूलतें बर्दाश्त की हैं। उनको बिल्कुल जो है वो अगर आपके पास है कानूनी जवाब मौजूद है, सियासी जवाब मौजूद है, तो वी आर फॉर इट ओपन। अब आप इस पर देखिए, मैं इनकी मेरे दोनों जो सीनियर हैं, दोनों इनकी मैं बात का जवाब देना चाहूँगा। आसिफ जरदारी को देखिए, मुझे तो पता नहीं कि वो 11 साल है 13 साल, लेकिन हमने ये सुना, उसमें एक्सेप्ट करता हूँ 11-13 साल होगा। वो मियां नवाज शरीफ के अंदर रखा हुआ था। बेनज़ीर की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, मैं अभी आपको सुना देता हूँ। बेनज़ीर ने कहा था, आई विल चूज जनरल मुशर्रफ ऑन एवरी डे ओवर नवाज शरीफ। और जो उसे आगे की टर्म है वो मैं यहाँ पे दोहरा नहीं सकता, मैं एक जरा शाइस्ता बात करने वाला आदमी हूँ। जो बेनज़ीर ने उसे अगली बात कही थी, कह मैं आपको सुना भी देता हूँ। मिसाक भी तो हुआ ना फिर? नहीं, मिसाक नहीं, ये सर ये मिसाक की बात है। ये मिसाक की जमहूरियत की बात की बात है, 2007 की स्टेटमेंट। अच्छा, ठीक है। मिसाक की जमहूरियत के साथ भी जो हुआ 11-12, अच्छा, इसका मतलब ये कि आप जो कर लें उसके बाद आप मिसाक कर लें तो आप उसको आप खुद ही अपने आप को क्लीन शीट दे दें। नहीं, अगर ममदानी और ट्रंप इकट्ठे हो सर, सुन लें सर, तलत भाई सुन लें जरा, देखिए उसके बाद 11-12 साल इन्होंने उनको रखा। उसके वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होने के बाद भी
पेड़ फाड़ के जो पैसे लगे वो भी उसके बाद था। उसके बाद यूसुफ गिलानी के खिलाफ जो उसको उतारा गया वो मियां नवाज शरीफ की पिटीशन के ऊपर उनको उतारा गया और कहा कि आप उतारे। तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो हमें ये जमहूरियत का ये जो है ना कि हमें, और हमने पहले ही कह दिया, आप नहीं चाहते कि ऐसा हो कि बाद में रिकंसाइल करें, देखिए रिकंसिलेशन एक कॉन्सेप्ट का नाम है। रिकंसिलेशन ये नहीं है कि अच्छा अब हम आपस में, क्योंकि हम दोनों कमजोर हैं, हम आपस में इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि हमारी सियासी हैसियत कोई नहीं है, अब ये अवामी तईद वाला आदमी है, हम इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो आपने सबके साथ, आपने एमकेएम के साथ नहीं बैठे हैं क्या? आप एमकेएम के साथ नहीं बैठे? नहीं, मैं तो आपको, हमारा तो एमकेएम, हमने तो एमकेएम, हमारी और एमकेएम की कोई विक्टिमाइजेशन, सबसे बड़ी लड़ाई है आपकी। लड़ाई, देखिए लड़ाई तो आप लंदन में जाकर मुकदमे कर रहे थे। तो ले सर, लड़ाई अल्ताफ हुसैन के खिलाफ सबसे ज्यादा कैंपेन आपके पास। सर सुनने, सर चले साहब सुनने, देखें मैंने नहीं यहाँ पे, हमने नहीं यहाँ पे खड़े होकर तकरीर की थी यहाँ पे फैसल मस्जिद के बाहर, भुट्टो के खिलाफ हमने तकरीर नहीं की थी। मैं कह रहा हूँ कि इन परवेज लाई को डाकू कहा सर, इन जमातों में, सर आप जो आप करिए, मैं आपको बात दूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर अगर किसी ने इस मुल्क के 20-25 साल ज़ाया किए जिन जमातों ने, वो ये दो जमातें थी। 80s और 90s में इन्होंने यही पॉलिटिक्स की, और इवन ये अभी 10-12 साल तक भी यही पॉलिटिक्स करते रहे, ठीक है। लेकिन मैं आपको आज आपको बता रहा हूँ कि ये कोई किसी प्रिंसिपल के ऊपर इकट्ठे नहीं है, ठीक। देखिए आपने कहा कि ये कहते हैं कि इलेक्शन है, मैं सिर्फ हमें छोड़ दें आप, मैं आपको कोई किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी की भी हवाला नहीं देता कि इन्होंने जो इलेक्शन की शफाफियत को जांचते हैं। इनके गवर्नर ने ये कहा, कादर मंदोखेल ने कहा कि ये इलेक्शन जो है ये रिग्ड है, ठीक है। इनके गवर्नर जो पंजाब के गवर्नर है, उन्होंने ये कहा। नदीम अफजल चंद रिपीटेडली कह चुके हैं, पंजाब की इनकी मेजर क़यादत कह चुकी है। अभी जब इनकी कई दफा थोड़ी बहुत इनकी जो लड़ाई होती है, जो आप इसमें बात करते हैं, तो ये कहते हैं पॉइंट, वो आपका पॉइंट, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी अपनी पॉलिसी या पार्टी की वो फिर क्या है? असेंबली में रहना है, नहीं रहना है, एहतजाज करना है, नहीं करना है, नाराज रहना है, क्या पॉलिसी? देखिए हम वो हर चीज करेंगे। देखें अगर आप हमें, हमारा किसी चीज पे अगर हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे, ठीक है, अगर आप कोई, पहली बात यह है, आप हमें कोई जलसा जुलूस करने की इजाजत नहीं, तो मुझे बताएं ना ये क्यों नहीं, जलसा जुलूस करने की इजाजत क्यों नहीं है? मुझे इजाजत नहीं है क्या? आप नहीं है सर, मैं आपके सामने बैठा हूं, आप किससे पूछ रहे हैं? मुझसे पूछे ना। हमने इतनी दरखास्त दी, पंजाब के अंदर हमें जलसा करने की कोई इजाजत नहीं है। अब इलेक्शन लड़ लेते हैं ना पंजाब में, नहीं यार, अच्छा अब चलो भाई, अब दो मुख्तलिफ बातें नहीं, आपको देखे ना, नहीं आप ये नहीं, सॉरी मैं आई डोंट एग्री विद दैट। इलेक्शन लड़ना ना लड़ना ये हमारा राइट है, जलसा ना करना हमारा राइट। आप ये कह रहे हैं, अच्छा आप ये क्यों ना कर रहे? हमने इलेक्शन नहीं लड़ना था क्योंकि हमें लेकिन जलसा करना था। नहीं ये अच्छा, इसका दोनों का लिंक क्या है? आप हमें ये कह रहे हैं अच्छा क्योंकि आप इलेक्शन पॉलिटिकल एक्टिविटी, लेजिटिमेट पॉलिटिकल, अगर इस मुल्क में कोई बाई इलेक्शन ना होता हो तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ जलसा करने की जो आपकी लॉजिक है वो ये है कि अगर जलसा सिर्फ तब भी हो सकता है, जुलूस तब भी हो सकता है जब इलेक्शन होंगे। मेरी लॉजिक ये है कि जो पॉलिटिकल स्पेस आपके पास अवेलेबल है उसको इस्तेमाल नहीं क्यों? अच्छा ये स्पेस हमें हुकूमत ने देनी है कि हमें पाकिस्तान मांग रहे हैं ना, नहीं हमें पाकिस्तान के आईन ने देनी है कि हमें हुकूमत ने देनी जो आपको अवेलेबल है। ये अवेलेबल क्या होता है सर? स्पेस देना जी। मैं ऐसा करता हूँ, 2014 के धरने से लेकर बहुत अरसा बाद तक हमने हर लिहाज से इनको स्पेस दी। मैं हिस्सा था 2014 का, हज़ारों आर्म गार्ड इन्होंने लिए हुए थे हम पे हमला करने के लिए, और मैं मुज़ाकरात में हम शामिल थे, मैं भी शामिल। हज़ारों आर्म गार्ड जी, उनका हमला कहाँ पे, कौन से वाले? या ये जब कादरी का अच्छा जब आए हुए थे, इनके तो नहीं थे ताल कादरी के, नहीं बहरहाल उनके साथ जो लोग थे, और जब उन्होंने हमला किया पार्लियामेंट में, हमने फोर्स इस्तेमाल नहीं की, हम बिल्कुल जमहूरी तरीके से चलने के हक में थे। बड़ी देर तक ये काम आप करते भी तो इस्तेमाल नहीं होनी थी, नहीं आगे चीज़ मुझे पता है, इसलिए कि वही जो बात कह रहे हैं ना कि हम दोनों पार्टियां मेच्योर होकर हम आ गए थे, तो इसलिए फिर उसको लाया गया। तो मैं इससे बातें करता नहीं हूँ। ठीक। फिर क्या हुआ, जब तक ये जमहूरी काम करते रहे किसी ने नहीं रोका, हम चला देंगे, हम मार देंगे, हम ये करेंगे, और वाकई KP की बंदे और उनका असला और उनकी चीज़ें जब आती थी और मार धोड़, उसके बाद रोका गया, ठीक रोका गया। जलसे की इजाज़त होनी चाहिए, फितने की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब तक ये फितना करते रहेंगे इजाज़त नहीं देनी चाहिए। मैं तो और बात कहता हूँ, जो भी इनको अननेसेसरी रियायत दी गई है अभी भी लेनी चाहिए। एक दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि आप कौन है, आपसे क्या बात करनी है, मैं तो सादर सियासी कारकुन हूँ, हम तो हर वक्त बात करो, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि एक ही दफ़ा हमारे बड़ों को कहना चाहिए कि बाबा हम हर लिहाज से बात करने के लिए तैयार हैं, 15 दिन तुम्हारे पास हैं। अगर तुमने गालियाँ जारी रखनी है, हमें तुमने हिंदुस्तान से दुश्मनों से मोदी साहब से मिलाना है, तो हमारा जवाब है, ये सड़क भी पड़ी है, ये मैदान भी पड़ा है,
ये घोड़ा भी पड़ा है। बड़े बड़े हमले होते 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 अब रह गया है वो एक छोटा सा जलसा। इंशाल्लाह ये भी ठीक मैं स्पेस क्रिएट करने की बात करूंगा। मैं तैयार हूं। अगर ये कहें कि हम एक फिक्रा, अगर ये कहें कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, बात करने तो सुबह शाम बिस्मिल्लाह, हम चल के जाते रहे धरने में जहांगीर इनके घर, रात को बातें करते रहे, हालांकि हमें गाली निकालते थे, लेकिन अगर ये तस्लीम नहीं करते, हमारे लोगों को चाहिए कि ठीक है बाय बाय, दरमियान का रास्ता। देखिए, ये कहते हैं ना, ये एक्सपीरियंस पहले भी रहा है। 90 वाले जो है वो इलेक्शंस क्या थे, 97 वाले क्या थे, 2002 वाले क्या थे, हमें भी गवर्नमेंट से महरूम किया गया। तो उसके बाद भी हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया ना। और ये कहते हैं कि ये अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है PML-N एंड पीपल्स पार्टी का। देखिए, जब 2013 में PML की गवर्नमेंट थी तो उनको जो है वो मेजॉरिटी थी, हमारी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम पार्लियामेंट के साथ फिर भी इनके साथ खड़े रहे ना, कि आप वज़ीर आज़म को जुडिशरी नहीं निकाल सकती, आप जो है इस्लामाबाद पर जुलूस गर्दी नहीं कर सकते। हम तो इसी प्रोसेस के हैं, हम तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया, हमने तो उसूलों को सपोर्ट किया, लेकिन इनको भी जो है पॉलिटिकली इंगेज होना पड़ेगा ना। अगर ये कहेंगे कि हम पॉलिटिकल प्रोसेस से भी बाहर जाएं, तो देखिए उन्होंने खुद स्पेस अपना लूज़ किया है। कैसे किया है? 9 मई में, 26 नवंबर में। देखिए ना, उनका जो एहतजाज का इनका तरीक़ेकार था, वो रियासत उससे जो है वो ऐसे किसी को इजाज़त नहीं दे सकती कि आप बिल्कुल एहतजाज करें, आप जुलूस निकालें, पीसफुल करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपना स्पेस तो खुद जो है वो ख़त्म नहीं करें ना। आप KP से जो 26 नवंबर को जो है वो इस्लामाबाद में जैसे ऐसे हो रहा था कि हमला हो रहा है, ठीक है ना, तो वो लोग क्या कहेंगे? या 9 मई के हालात आपने देखे, इन्होंने अपना स्पेस खुद कम किया है। ये जो कह रहे हैं कि इनका ये, भाई डेमोक्रेसी में तो सब पार्टी, हमने इन्होंने भी सीखा ना PML-N को, इनको भी हमने जो है वो सिराते मुस्तकीम पर हम ले आए ना, तो ये भी आ जाएं डेमोक्रेसी के सिराते मुस्तकीम पर। सिराते मुस्तकीम का मतलब क्या है? अगर मैं राणा साहब आपसे वही जो कल तकरीर में महाशहादत का मफहूम बयान हो रहा था। राणा साहब ये फरमाइएगा कि कहते हैं पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, और जाहिर है आपकी जो भी स्ट्रेटजी होगी उसके लिए उसके अच्छा या बुरा इससे साबित होता है कि आपके लिए कितने रास्ते खोलती है। तो मैं आपसे सादा सा एक प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन हैं, आप स्ट्रीट के अंदर मौजूद हैं, आपके पास वोट मौजूद है, हल्का मौजूद है आपके पास, तो ये जो आपकी इस वक्त की पॉलिसी है कि हमने हट जाना है, हमने असम्बलियाँ छोड़ देनी है, कमेटी से रिज़ाइन कर देना है, और इनसे हमने बात नहीं करनी है, जिनसे बात करनी है उनको आपके ऑफिशियल अकाउंट दिन भर गालियाँ निकालते रहते हैं, तो फिर आप कहाँ पे जाएंगे यहाँ से? मैं ये प्रैक्टिकली जानना चाह रहा हूँ आपसे। लेकिन तलत साहब, मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में एक बात की थी, मैंने कहा देखें, अगर आप पॉलिटिकल टेम्परेचर को देखें, नीचे लाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कोई सियासी आदमी, बल्कि कोई आदमी इसके, सियासी छोड़ दें, कोई आदमी इसके मुखालिफ नहीं होगा। आप मुल्क में पॉलिटिक्स को स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर हम माजी की जो गलतियां हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, अगर आप आइंदा एक कदम आगे लेके जाना चाह रहे हैं, वो भी बड़ी अच्छी बात है। फेयर पॉइंट, एग्री, ठीक है। और उसके लिए कुछ इनिशिएटिव किसके हाथ में होता है? अब देखें ना, लेट्स ब्रेक इट डाउन। इनिशिएटिव किसके हाथ में? हुकूमत के हाथ में, ठीक है, एग्री। अगर ये बातें आप हमारे ऊपर जितने टीवी के ऊपर रोज़ तबर्रे किए जाते हैं, मैं इसमें जाता नहीं हूँ क्योंकि ये बड़ी आमियाना सी बातें होती हैं कि किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, लेकिन उसको भी छोड़ दें, दैट्स पॉलिटिक्स है। कई दफ़ा लोग वो बातें भी कर जाते हैं जो कि वो नहीं कहना चाहते। इन्होंने अभी कहा जी कि हमने सीख लिया, वो मैं हालांकि मैं बताऊँ 2017 के अंदर उसमें ना आपने खुद ही कहते हैं, वैसे बता रहा नहीं, मैं करूँ हवाला, मैं करूँ कि लोग सियासत में करते रहते हैं। जब नवाज शरीफ को पनामा के ऊपर निकाला, हम तो थे ही थे। आपने मुझे 30 सेकंड में साउंड बाइट देनी है मुस्तकबिल के हवाले से, 30 सेकंड रह गए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें, हमारे चीफ मिनिस्टर ने जब वो आया, ठीक है, सुहेल अफरीदी, उससे प्राइम मिनिस्टर से उसकी बात हुई, प्राइम मिनिस्टर ने उससे बात की, चलिए प्राइम मिनिस्टर से बात की, चले ठीक है, क्योंकि वो बना था तो मुबारकबाद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनती भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ठीक है, प्रोटोकॉल की, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि हम वफाक के साथ तावन करने को भी तैयार हैं। अब मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, हम करने को तैयार हैं, हम पाकिस्तान के लिए हर किसी के साथ बैठने को भी तैयार हैं। मैं ये हुकूमत को एक चीज़ कहता हूँ, चलें हुकूमत एक काम करे। हुकूमत क्या है कि जी हम एक मीनिंगफुल डायलॉग करना चाहते हैं, और उसका एक चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत बनाए और हमारे सामने लिखेंगे। ये पॉलिटिक्स है ना, अगर हम नहीं मानेंगे तो ये अवाम के सामने अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। हम भी अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड इनके सामने लेके आ सकते हैं कि देखिए, आप सबसे पहले एक काम करें, आप CM KPK की इमरान खान से मुलाकात करवाएं। ताकि वहां से आपने साउंड बाइट देती। आपका बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों का ऑनगोइंग डिबेट है, और क्योंकि मामलात भी ऑनगोइंग है, प्रोग्राम हमारा जारी है। आइए नाज़रीन, हम आपको अब सिंध लिए चलते हैं, जहां से हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात और सीनियर लीडर और MNA
शाज़िया मरी ने ज्वाइन किया है। शाज़िया साहबा, बहुत शुक्रिया आपने शिरकत की प्रोग्राम में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक वीडियो हमने कल अपने प्रोग्राम में चलाई थी रेहाम खान की, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि सिंध को जो हिस्सा जाता है NFC में उसका तो चैट GPT को भी नहीं पता, और ये कि ये जो अवार्ड है NFC का उसमें जो तकसीम का फार्मूला उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। और सजेस्ट ये भी किया गया था कि शायद जो पैसे हैं वो कराची की ज़ुबान में उन्होंने कहा कि खा लिए जाते हैं। सो एक तो मैं आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहूँगा कि ये जो तसव्वुर है जो बार बार हम वीडियोज़ और ट्वीट्स के ज़रिए देखते हैं कि न जाने क्या हो रहा है सिंध में NFC के हिस्से के साथ, पहले इसके ऊपर अगर आप रिफ्लेक्ट करें तो। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में शामिल किया है तलत साहब। देखिए, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड यकीनन एक बहुत अहम इशू है और आइन का हिस्सा है। आर्टिकल 160 के अंदर उसकी तश्कील और उसकी जो ड्यूटीज होंगी या जो उनके काम होंगे वो तमाम चीजें दर्ज हैं। हिस्सा किस तरीके से सूबों का और वफाक का होगा, वो तमाम तर चीजें आइन का हिस्सा हैं। हमने एक अरसे से, बल्कि मैंने खुद आई बीन अ पार्ट ऑफ दिस होल स्ट्रगल, NFC अवार्ड जब हम नया चाह रहे थे और उसमें जो हम चेंजेस चाह रहे थे, तो इसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। आपको मैं अगर माजी में ले जाऊं तो एक ब्लैक अवार्ड होता था, काला अवार्ड होता था जो अनडेमोक्रेटिकली इम्पोज कर दिया गया था, जिसके अंदर सूबों का शेयर ड्रास्टिकली कम कर दिया गया था। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हुई थी। खैर, वो एक लंबी बहस हो जाएगी इस मामले के ऊपर, लेकिन एक ऐसा मामला है जिसको हम ड्राइंग रूम में बैठकर हल नहीं कर सकते, और चैट GPT से तो हरगिज ये हल होने वाला नहीं है। मैं ज्यादा तो मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी, लेकिन एक आध देख, मतलब नॉट इन डिटेल, बिकॉज आई वुडंट वांट नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड टू बी डिस्कस्ड इन अ वेरी नॉन सीरियस वे। ये एक बड़ा सीरियस इशू है। इसके लिए तमाम सूबे इकट्ठे होते हैं, अपने अपने प्रपोजल्स बनाते हैं, और एक बहुत बड़ी स्ट्रगल के बाद जो पॉपुलेशन का क्राइटेरियन होता था उससे हटकर कुछ दीगर फैक्टर्स को शामिल करके एक नया फॉर्मूला बनाया गया है। और यकीनी तौर पर फॉर्मूला को रिविजिट किया जा सकता है। अच्छा, ये फरमाइएगा, अगर मैं कंटिन्यू करूं, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं कि एक ख्याल ये है कि जो निचली सतह पर फाइनेंसेस हैं वो डाइवर्ट नहीं होते। बिलखसूस हवाला दिया जाता है कराची का, और कहा जाता है कि कराची से हम इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जब NFC का अवार्ड सिंध के पास आता है, मैं सिंध स्पेसिफिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि आप पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, नेशनल पार्टी है लेकिन बेस आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सिंध में मौजूद है, इस वजह से सिंध का हवाला दे रहा हूँ। तो कराची को उतने पैसे मिलते नहीं हैं। तो अगर इसी फॉर्मूले के अंदर कोई ऐसी तदबीर निकाली जाए कि ये जो आवाज़ उठती है कि पैसे तो सूबे ले जाते हैं लेकिन नीचे नहीं जाते, इसका तदारुक भी किया जाए। साहब, मैं आपके इस सवाल को इसका रुख थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं ये नहीं समझती कि आपको या पीपल्स पार्टी से मुझसे सिर्फ सिंध स्पेसिफिक NSC पे बात करनी चाहिए। बिकॉज जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड की स्ट्रगल की थी ना, वो पूरे पाकिस्तान के लिए की थी और तमाम सूबों के लिए की थी, और उनकी जायज डिमांड्स की बुनियाद पे की थी। तो अगर पॉपुलेशन की बुनियाद पे, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि एक ही क्राइटेरियन था, लेकिन जब वो मल्टीपल फैक्टर क्राइटेरिया बन गया तो उसके अंदर बलूचिस्तान के भी जो मामलात हैं या उनकी जो हकाइक हैं, रियलिटीज उनको रखा गया, खैबर पख्तूनख्वा को भी मद्देनजर रखा गया, पंजाब हो गया और सिंध हो गया। ये तमाम सूबे जो उनकी तजावीज थी उनको सीरियसली फैक्टर इन करके उसको फॉर्मूला का हिस्सा बनाया गया। अब देखिए, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी है, बैकवर्डनेस है, ये चीजें हैं ना, बलूचिस्तान के इश्यूज है। इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी है मिसाल एक, मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी बेहतर आपके ऑडियंसेस देखेंगे तो वो समझेंगे कि इसका क्या बैकग्राउंड है। अगर आप उसके डायनामिक्स की बात करें तो इसको सिर्फ आप NFC के तनाजुर में नहीं देख सकते। आपको देखना होगा कि कराची के अंदर क्या रियलिटीज हैं। क्या सिर्फ एक सिंध हुकूमत की डोमेन है? क्या सिर्फ एक सिंध हुकूमत है जो मुख्तलिफ जितने भी एरिया से सिंध के उसका कंट्रोल रखती है? जी नहीं। मैं आपको, ये तो खैर आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि वहां मुख्तलिफ एजेंसीज भी हैं जो काम करती हैं, फेडरल एजेंसीज भी काम करती हैं, हमारे स्टेट के विंग्स है जो काम करते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कराची के डायनामिक्स पाकिस्तान के किसी और शहर से, बलखुसूस सिंध की बात हो रही है तो सिंध के किसी और शहर से मुख्तलिफ है।
और इसी वजह से, यही बुनियादी वजह है कि जो कराची का मेयर है वो बहुत चीजें करना चाहता है, लेकिन उसे दुश्वारियां हैं और उसे समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल दुश्वारियां तो नहीं है? उसने कभी नहीं कहा मैं काम नहीं करना। फाइनेंशियल दुश्वारियां हैं क्या उनके पास? क्या फंड है? फाइनेंशियल दुश्वारियों से ज्यादा, फाइनेंशियल दुश्वारियां एक अलग चीज है, लेकिन जो बुनियादी दुश्वारी है वो टेरिटोरियल है, वो टेरिटोरियल है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड लेट्स फेस इट। आई मीन, ये जो एक वीडियो का आपने जिक्र किया, वो मुझे तो वीडियो ज्यादा करके मतलब किसी ऑन डिमांड बनाई गई है लग रहा है, क्योंकि देखें ये चीजें वही समझ सकता है जिसने पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल हिस्ट्री है या नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड की तकसीम हर दौर में समझी हो, लोगों को से बात की हो, सूबों की डिमांड को समझो। अब देखिए ना, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में एक चीज डिसाइड हो गई केपीके को लेके, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर थी और जहां इतनी बड़ी कुर्बानी वो सूबा वहां के लोग दे रहे थे, तो 1% ऑफ द डिविजिबल पूल, इट वाज डिसाइडेड यूनानिमसली कि वो 1% ऑफ द डिविजिबल पूल दिया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा को फॉर देयर वॉर अगेंस्ट टेरर। लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा है कि कुछ मामला अब सिंध में भी अलग हैं और भी जगहों पे दहशतगर्दी तो जो है वो हमें देख रहे हैं। तो अब इसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे जी सिंध के भी एफर्ट्स हैं टू फाइट टेररिज्म। तो बुनियादी तौर पर आप ये फरमा रही हैं कि ये डायलॉग और डिस्कशन कैन ऑलवेज कंटिन्यू। जी बिल्कुल, डायलॉग और डिस्कशन के जरिए हमने तय करना है, ना वीडियोस के जरिए तय करना है और ना इस अंदाज से तय करना है कि बिल्कुल नहीं, और ऐसी भोंडी वीडियोस के तरीके से तो कभी हल नहीं हो सकता मामला। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम हमारा जारी। वाशिंगटन में दहशतगर्दी का एक बड़ा वाकया हुआ, वाशिंगटन हिला हुआ है। बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट्स इसके ऊपर क्या कह रहे हैं? हमें क्रिस डॉयल ने ज्वाइन किया है, जो डायरेक्टर हैं ऑफ कैबू एंड इट्स लीड स्पोक्सपर्सन, ब्रिटिश एक्सपर्ट ऑन मिडल ईस्टर्न अफेयर्स। क्रिस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। Tell me your immediate reaction to what Trump said with regard to these attacks. Well, obviously, any such shooting is very tragic and appalling. And I think at this stage we need to await proper investigation to establish the facts. Who exactly was the shooter? We understand that the shooter was from Afghanistan, but beyond that, we don't know a lot of detail. President Trump claimed that this person had arrived in the United States during the time of the Biden administration, but one has to have a certain degree of caution about that, because the way in which President Trump has addressed this has been in a very partisan fashion, and he loves to paint this portrait that this is, all a fault of the Biden administration and that disastrous, and it was disastrous, withdrawal from Afghanistan in 2021. He also wants to blame foreigners, particularly if they are Muslim, so that also comes into it. This immediate cessation of allowing Afghans into the United States. And of course, he just really wants to blame everybody else other than himself. We also don't know to what extent this is related to issues within Afghanistan, or is this actually a reaction to the deployment of the National Guard within Washington? Very controversial in the United States, particularly amongst immigrant communities. However, Trump may say whatever he wants to say. UN report on Afghanistan is a documented fact about Afghanistan's situation. Trump calls it a hellhole for whatever reason. Is this not time for the world to again, because of this issue, look at Afghanistan in another way and perhaps look at these facts that at least the UN report presented out to 2024 and then again repeated by the Danish representative at the UN forum? Well, it's extraordinary, isn't it, that so often that we need a crisis, we need an act of violence, we need an outbreak of war before so much of the media, the political classes start looking at a particular issue and country. For example, it's only recently that the media has started focusing on Sudan when it got really, really bad, as opposed to when it was just bad. So actually, I really do hope that
in some ways, this allows a debate and discussion about the situation in Afghanistan because, of course, it's extremely distressing and disturbing, the insecurity that arises out of it ever since 2021. But let's face it, before and during the 20 years of the US led involvement in Afghanistan, has been a real challenge for the international community. We've ultimately failed it. The levels of poverty in the country are, really almost without equal. It's one of the poorest countries in the world. It's a country now led by the Taliban that has an appalling human rights record, and particularly towards women and their concerns about that. Of course, that needs to be addressed. And there doesn't really seem to be a viable path forward, and nobody's found the secret of how to get Afghanistan back onto a ship, this great and fabulous country, this wonderful people, and how to do that. And of course, there are the issues concerns about neighbors, including Pakistan, about all of this, and we've seen, the clashes, etc. And I'm sure you'll come on to that. But this is not a healthy situation. But I think we need to work together to find solutions. We need to be much better generally in global affairs in terms of conflict prevention and resolution. How do we actually manage? You spoke about the way forward. There is a way forward. It's called Doha Agreement. And Taliban claim to represent all of Afghanistan. Doha Agreement needs to be adhered to. Pakistan has been talking about stabilizing Afghanistan via Doha Agreement or an agreement like that. Isn't it time that the world actually asked Taliban to implement Doha Agreement and stabilize itself so that they don't have to send out people and people can return to their homeland? I would agree. Obviously, that's an agreement that they entered into. I'm not sure I totally characterize the Taliban as having complete control over Afghanistan in the way that it claims. And there are other groups and even factions within the Taliban itself. It's certainly the most powerful and dominant. That is for certain. But it is this, rather chaotic situation. It's an issue of governance in all of these weak or failing states. That is, so dramatic. So we need to address that, and it's very hard, of course. I mean, I agree with the premise of what you're saying. It's very hard to do that, and for the neighbours to work on this whilst there are threats to its security and so forth. And of course, a lot of, when you have insecurity in a country like Afghanistan, a lot of Afghans, want to leave, and a lot of Afghans don't want to come back, and they don't feel it's safe to go back. So we are faced with another huge dilemma there, that Afghanistan continues to be an exporter of its people, but also often its problems. That's a great ideal, Chris, but at the same time, first things first, we have to somehow find a way to control Taliban's export of terror across the borders and probably across the world as well. Thank you very much for being with us. नाज़रीन, अब हम मरीम नवाज साहबा की एक वीडियो आपको दिखाएंगे. वीडियो इस तरह की जो बनती है उसमें तशहीर का एलिमेंट भी है, लेकिन ये इस लिहाज से आपको जेन्युइन लगती है कि जिन बच्चों के साथ वो मिल रही हैं उनको स्पेशल बच्चे कहा जाता है, और बच्चों के साथ उनको ज़रा इंटरेक्शन देखिएगा. बच्चे को भी तस्वीर बनवाने का पता है और वक्त पे स्माइल देने का भी पता है. बहुत अच्छी बात है. खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ी वापस बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात करवा दें, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर मुलाकात के बहाने सूबे से बाहर रहते हैं. खुदादाह ना मनो, इनकी मुलाकात करा दो.
हफ्ता इतवार छठी होती है, जुमेरात को मुलाकात के लिए चले जाते हैं और फिर जुमे के रोज़ भी अक्सर वही इस्लामाबाद में रह जाते हैं। बाकी बच गए पीर, मंगल और बुध। अब 3 दिन में पख्तूनख्वा कैसे चलेगा? 3 दिन में पख्तूनख्वा कैसे चलेगा? सवाल तो बड़ा अच्छा है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।